Good evening. Welcome to class third year. पेपर फर्स्ट में हम आज फाइनेंस डिपार्टमेंट या ट्रेजरी ब्रिटेन के उसके बारे में स्टडी करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ यूके के बारे में। ग्रेट ब्रिटेन में वित्तीय मामलों का संचालन राजकोष, राजस्व विभाग और अनेक छोटे बड़े विशिष्टीकृत अंगों के द्वारा किया जाता है। यह एक प्राचीन संगठन है जो कि निरंतर ही संशोधित परिवर्तित होता रहता है। अमेरिका एवं ब्रिटेन में वित्तीय कार्यों के लिए जो विभाग होता है उसे राजकोष कहा जाता है, जबकि भारत एवं फ्रांस में इन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री कहा जाता है। ब्रिटिश राजकोष किसी भी देश के वित्त विभाग की तुलना में बहुत अधिक सशक्त प्रशासनिक संगठन माना जाता है, क्योंकि इसे परंपरागत रूप से कुछ ऐसे कार्य मिले हुए हैं जो अन्य देशों के वित्त विभाग या राजकोष के अधीन नहीं है। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में हम जानते हैं कि संसद की स्थिति सर्वोच्च है। देश के वित्तीय मामलों पर उसका पूरा नियंत्रण रहता है। संसद कोई भी कर लगा सकती है, कर में वृद्धि कर सकती है, कमी कर सकती है, समाप्त कर सकती है। व्यय के लिए वित्तीय अनुमति संसद के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। संसद कार्यपालिका के नेतृत्व में प्रायः इन वित्तीय अधिकारों का उपयोग करती है। संसद धन व्यय के किसी प्रस्ताव पर सम्राट की सिफारिश के बिना विचार नहीं कर सकती। संसद अभियाचित धनराशि में भी जो दी गई धनराशि है उसमें वृद्धि नहीं कर सकती, कमी अवश्य कर सकती है, और इस धनराशि में कटौती में के विरोध पक्ष के प्रयत्न सफल नहीं हो पाते। संसद बजट को बिना किसी परिवर्तन के मूल रूप में स्वीकार कर लेती है। मूल रूप में मतलब जैसे बजट रखा जाता है उसको उसी रूप में स्वीकार करने का कार्य रहता है। संसद सरकार के विभिन्न विभागों को धन की स्वीकृति प्रदान करती है। अतः विभागों में व्यय के अनुमान संसद के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जाते हैं, स्वीकृति के लिए, अनुमोदन के लिए, स्वीकार करने के लिए रखे जाते हैं। हर विभाग अपना बजट तैयार करता है और उसको संसद के सामने रखता है। प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर से वहाँ पर जो हमारे यहाँ अप्रैल में शुरू होता है, वहाँ पर 1 अक्टूबर से अनुमानों को तैयार करने का कार्य प्रारंभ होता है, जो राजकोष के परामर्श से किया जाता है। अनुमानों के समय विभाग राजकोष के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में काम करते हैं। अतः अनुमान जो तैयार किए जाते हैं वह अंतिम रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। इन प्रस्तावों के विवरण पत्र उनके सबूत के तौर पर होते हैं। इनमें विभिन्न विभागों द्वारा राजकोष के मध्य पहले से सहमति होती है। ये अनुमान पूर्ति सेवाओं के लिए होते हैं, मुख्यतः थल सेना, नौसेना, वायुसेना एवं सिविल सेवाओं के लिए आर्थिक आधार पर धन की व्यवस्था की जाती है। संचित निधि के सेवाओं के प्रभार में न्यायाधीशों को वेतन, पेंशन, शाही संस्थापनों आदि के लिए वार्षिक अनुमोदन दिया जाता है। व्यय अनुमान तैयार हो जाने
पर फरवरी के मध्य राज्य सरकार उनको हाउस ऑफ कॉमन्स में रखती है, लोक सदन में रखती है। व्यय की अनुमति के बाद कराधान पर विचार किया जाता है। बिल्कुल वही व्यवस्था है जो हमारे यहाँ भारत में होती है। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भारत में किस तरीके से बजट तैयार किया जाता है उसका अध्ययन किया था हमने, और व्यय अनुमान जब तैयार हो जाता है तो वहाँ पर फरवरी के मध्य हाउस ऑफ कॉमन में रखा जाता है। यहाँ पर भी विनियोजन विधेयक और वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा पारित करने के बाद हाउस ऑफ कॉमन के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड में रखे जाते हैं। उसके बाद दोनों विधेयक सम्राट के पास भेजे जाते हैं और सम्राट के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक राज्य के कानून बन जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। विनियोजन अधिनियम संचित निधि से सभी स्वीकृत अनुदानों की अदायगी का अधिकार प्राप्त करता है। अब हम इस चार्ट के माध्यम से ब्रिटिश राजकोष का संगठनात्मक ढांचा देखेंगे। ब्रिटिश राजकोष में जो वित्त मंत्री होता है उसे चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहा जाता है। इसके नीचे लॉर्ड चांसलर होता है। लॉर्ड चांसलर के नीचे परमानेंट सेक्रेटरी यानी स्थायी सचिव, उसके बाद उप सचिव, और उसके बाद जो प्रशासनिक खंड हैं उनको कई विभागों में बांटा गया है, जैसे लोक सेवा संस्थापना, वित्तीय एवं बजट, आपूर्ति, करारोपण, बैंकिंग, बीमा सहायता, O&M, विकासशील राष्ट्र सहायक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, साख एवं नियंत्रण, अंकेक्षण और नियम। इन विभागों में इनको बांटा जाता है। हम इसके संगठन के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश राजकोष का जो सर्वोच्च पदाधिकारी वित्त मंत्री होता है, जिसे हम चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहा जाता है। वास्तविक कार्यपालिका मुखिया अर्थात प्रधानमंत्री राजकोष का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। जो राजकोष है वह सरकार के अन्य सभी विभागों का नियंत्रण करता है और उनमें परस्पर समन्वय बिठाता है। प्रधानमंत्री राजकोष के मामलों में केवल बजट निर्माण और वित्तीय अनियमितताओं के समय ही हस्तक्षेप करता है। चांसलर ऑफ एक्सचेकर मंत्रिमंडल का सदस्य होता है तथा राजकोष की समस्त गतिविधियों पर निगरानी रखता है। राष्ट्रीय वित्त, अर्थव्यवस्था, उद्योग और व्यापार से संबंधित जो नीतियां हैं उनके निर्माण में उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चांसलर ऑफ एक्सचेकर के अधीन 2 या 3 लॉर्ड चांसलर, जिन्हें हम उपमंत्री या संसदीय सचिव के रूप में भी जान सकते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि राजकोष के कार्य विस्तृत होते हैं। राजकोष के कार्य जटिल प्रकृति के होते हैं, गंभीर प्रकृति के होते हैं। ये सभी पदाधिकारी मंत्रिमंडल के अधिकारी होते हैं। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर हम देखें तो एक स्थायी सचिव होता है, जिसकी सहायतार्थ अनेक उप सचिव, सहायक सचिव, प्रिंसिपल, वित्तीय अधिकारी, निष्पादक अधिकारी, लेखा अधिकारी होते हैं। सुविधा की दृष्टि से राजकोष को कुछ खंडों में बांटा गया है, अनुभागों में बांटा गया है। लोक सेवा संस्थापना खंड, वित्तीय एवं बजट खंड, आपूर्ति खंड, करारोपण खंड, इन सारी चीज़ों को हमने देखा है चार्ट में। बैंकिंग खंड, बीमा एवं सहायता खंड, O&M खंड, विकासशील राष्ट्र सहायता खंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, साख एवं नियंत्रण खंड, अंकेक्षण एवं नियम खंड। अब हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि ब्रिटिश राजकोष क्या कार्य करता है। आय व्यय पर नियंत्रण एवं ब्रिटिश पौंड की साख सुदृढ़ करने के क्रम में राजकोष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हेल्थ के अनुसार राजकोष एक ऐसा विभाग है जो कार्यपालिका के नियंत्रण एवं संसदीय सत्ता के अधीन रहकर देश के सार्वजनिक वित्त के प्रशासन को संचालित करता है। संक्षेप में ब्रिटिश राजकोष जो कार्य करता है वो निम्न प्रकार से हैं। संसद के अधीन रहते हुए ब्रिटिश राजकोष करों के आरोपण और नियमन का कार्य करता है। संसद द्वारा पारित वित्तीय अनुमानों का क्रियान्वयन उसी रूप में करवाना जिस रूप में वे स्वीकृत किए गए हैं। वित्त, अर्थव्यवस्था, उद्योग, वाणिज्य एवं व्यापार से संबंधित नीतियों का निरूपण करना, मंत्रिमंडल के सामने उनको विचार के लिए रखना, राष्ट्रीय समेकित निधि की
वित्तीय स्थिति नियंत्रित करने के लिए करारोपण एवं शुल्क संबंधी नियम बनाना एवं करों का एकत्रण करना। लोक सेवाओं के संचालन पर होने वाले व्यय को नियंत्रित करना भी राजकोष का मुख्य कार्य है। इस संबंध में राजकोष लोक सेवाओं का वर्गीकरण, नए पदों का निर्माण, जो पद हैं उनमें कटौती करना, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पेंशन, क्षतिपूर्ति, इन सारी जो कार्मिक प्रशासन संबंधी कार्यवाहियां हैं उन पर कठोरतापूर्वक कार्यवाही करता है। सरकारी ऋण, साख, देनदारी, लेनदारी, बैंकिंग, बीमा, ब्याज के नियम बनाना और राष्ट्र हित में कार्यक्रम करना। बेटा हम सब लोग ये देख चुके हैं कि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष में जो हम इन संगठनों पर चर्चा करते हैं, इन मंत्रालयों पर चर्चा करते हैं, हमने भारत का वित्त मंत्रालय देखा, राज्य वित्त विभाग देखा, तो जिस तरीके के कार्य उस संगठन के होते हैं वो सारे कार्य हर देश में वित्त विभाग करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित, शेयर से संबंधित, वस्तु व्यापार, वाणिज्यिक व्यवहार, साख को प्रभावित करने वाले कारकों पर नज़र रखता है। विकासशील राष्ट्रों को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में ओवरसीज जो डेवलपमेंट एजेंसी है और अन्य संस्थाएं, उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाना, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति, व्यय समिति, जिसे पूर्व में वित्तीयता समिति कहा जाता था, उनकी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय नियंत्रण के प्रयास करना, प्रशासनिक संगठनों के जो पदासीन वित्तीय अधिकारी हैं उनके कार्यालय अध्यक्षों से समन्वय स्थापित करना, लोक सेवाओं, प्रशासनिक कार्यकरण, लोक उपक्रमों तथा स्वायत्त संगठनों में कार्यकुशलता बढ़ाने और लागत मूल्य घटाने के लिए सुझाव देना, ये बहुत सारे कार्य हैं जो कि वित्त विभाग के द्वारा किए जाते हैं, ब्रिटिश राजकोष के माध्यम से किए जाते हैं। अब हम थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा इसकी भूमिका के संदर्भ में देखेंगे। तो सारांश रूप में ब्रिटिश राजकोष राष्ट्रीय आर्थिक नीति, सामाजिक विकास, लोक सेवा नियंत्रण, वित्तीय साख का निर्धारण में जो है अपनी निर्णायक भूमिका निभाता है। तो ये आज हमने छोटा सा संक्षिप्त जो संगठनात्मक विवरण है ब्रिटिश राजकोष का, ट्रेजरी का, वो हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है इसके बारे में। और अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम ब्रिटिश का एक और संगठन है मंत्रिमंडल सचिवालय, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।